एंड फ्लेम। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज कंबक्शन? कंबक्शन किसे कहते हैं? कंबक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एयर और ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब जब आप किसी भी सब्सटेंस को जलाते हो, किसमें जलाते हैं? विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। तो अगर उसमें हीट और लाइट दोनों चीजें निकलती हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबक्शन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक, कि आपने क्या किया? किसी सब्सटेंस को जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, और उससे अगर आपकी हीट और लाइट निकलेगी तो उस प्रोसेस को हम कंबक्शन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। यानी कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसे आपने जलाया और जलाने के बाद आपको हीट और लाइट दोनों चीज मिले तो उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस, अगर हम कोई सब्सटेंस ऐसा लें जिसको हमने जलाया और जलाने के बाद हीट और लाइट नहीं मिली तो दैट मीन्स दैट इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल में कंबस्टिबल वाला हो गया पेपर। पेपर में आपने आग लगाई, वो जल जाएगा, हीट भी देगा, लाइट भी देगा, तो वो कंबस्टिबल हुआ। और दूसरा वाला जिसमें आपने जलाया और जलने के बाद वो आपको जल ही नहीं रहा है, वो ठीक है, जलने के बाद तो बात की बात, जल ही नहीं रहा है वो, दैट इज स्टोन और मेटल। स्टोन को आप कितनी भी देर तक आप लाइट अप करते रहो वो जलेगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली फॉर मेटल, मेटल पिघल जाएगा बट जलेगा नहीं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ कंबक्शन, यानी जब आप कंबक्शन का प्रोसेस करते हो तो आपको क्या क्या चीजें आउटपुट में मिलती हैं। ठीक, कंबक्शन हमारा दो तरीके से हो सकता है बच्चों। एक तो है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में और एक सफिशिएंट ऑक्सीजन में। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जितनी चाहिए जलने के लिए उतनी ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल नहीं है, और सफिशिएंट का मतलब होता है जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उस जगह पर है जहां पर भी वो मैटर जल रहा है। तो यहां दिया है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, यानी आपकी जो भी चीज जल रही है वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां दिया ये मीथेन लिखा है प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये मीथेन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? CH4 को मीथेन कहते हैं। जितने भी हमारे फ्यूल्स होते हैं जनरली उन फ्यूल्स में जो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जितने भी फ्यूल्स हैं उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उनका जो केमिकल फॉर्मूला बनता है वो हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर बनता है। तो मीथेन भी हमारा एक फ्यूल होता है। उस फ्यूल को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा और साथ में एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन पूरा नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा? हमारा जो वो है मीथेन है, यानी जो हमारा फ्यूल है वो पूरा का पूरा नहीं जलेगा। और यदि हमारा फ्यूल पूरा नहीं जलेगा तो अंतर केवल इतना सा होगा कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना था, यहाँ केवल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। साथ में वाटर तो बनेगा ही बनेगा और एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर कंबक्शन, यानी कंबक्शन कब कब पॉसिबल है और कब नहीं होगा। पहला है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो जल जाए। अगर सपोज आप कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हो जो जल ही नहीं सकता और वहां आप कंबक्शन का प्रोसेस करो तो इट इज नॉट पॉसिबल, वहां कंबक्शन होगा ही नहीं। तो कंबक्शन के लिए सबसे पहली चीज जरूरत है कि आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी बात लिखी हुई है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब होता है कंबक्शन को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करती है। जैसा हमने यहां देखा, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन थी तो कंबक्शन कैसे हुआ? सफिशिएंट है तो कैसे हुआ? तो दैट मीन्स कि हमारा कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है और ऑक्सीजन को हम सपोर्टर कहते हैं कंबक्शन का। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, ठीक है, वो केवल जलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है द हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को का कंबक्शन कर रहे हो तो वहां पर उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है। आगे बताऊंगी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो
कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलता है, और अगर आपने उस चीज को जलाया और जलाने के बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंचा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो जलेगा ही नहीं। जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं जलेगा। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जलना स्टार्ट करती है, उसे हम वो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, सोडियम और पोटेशियम, ये पोटेशियम ये सोडियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी चीज होती हैं जिनको आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी रखोगे तो वो जलने लगेंगी। क्यों? बिकॉज उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो उसमें हमें आग दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही हमने उन्हें एटमॉस्फेयर में बाहर रखा उसमें अपने आप आग लग जाएगी, बिकॉज उनका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा। वेयर एज जो हमारा वुड और पेपर होता है वो दोनों ऐसे ही एटमॉस्फेयर में आपने रखा, अगर रूम टेम्परेचर पर रखा तो वो नहीं जलेंगे। क्यों नहीं जलेंगे? बिकॉज उनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आया है। जब इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है उस समय वो चीज जलनी शुरू होती है। ठीक, इसी का इग्निशन टेम्परेचर का ही एक और एग्जाम्पल है आपका, कि अगर आप एक पेपर कप है, सिंपल डिस्पोजेबल वाले वाटर पेपर के कप्स होते हैं, उन कप के अंदर आपने पानी भरा, उस पानी को आपने गैस के ऊपर रख दिया, कप को आपने गैस के ऊपर रख दिया। अब भले ही जो कागज है वो आपका मतलब सॉरी जो कप है वो आपका कागज का है, लेकिन वो जलेगा नहीं, और आपका जो अंदर पानी है वो पानी गर्म हो जाएगा। अब पूछोगे आप ये कैसे, कि पेपर क्यों नहीं जला? पेपर इसलिए नहीं जला क्योंकि जितनी भी हीट पेपर को दी गई उस पेपर ने उसको पानी को ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज उसके अंदर पानी रखा हुआ था। अगर पानी नहीं रखोगे, खाली ऐसी पेपर का कप रखोगे तो पेपर का कप जल जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर के कप के अंदर पानी रखोगे तो वो पेपर कप नहीं जलेगा, बल्कि पानी आपका गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो गया? बिकॉज पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, और इतनी देर में कि उसका इग्निशन टेम्परेचर आए उससे पहले ही जितनी भी हीट उसने एब्जॉर्ब की होती है पेपर ने, वो सारी की सारी पानी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर कप विद वाटर, ठीक, डजंट बर्न बट व्हेन वी पुट इट अलोन ऑन द बर्नर, ठीक है, व्हेन वी पुट पेपर कप अलोन ऑन द बर्नर देन इट बर्न्स। अगर हम खाली पेपर कप को रखते हैं तो वो जल जाता है, और अगर पेपर कप में पानी रखते हैं तो वो नहीं जलता है। ठीक है, आज बताऊंगी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कौन से होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? ऐसे सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और इतना लो हो कि उसमें फटाफट से आग लग जाए, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है जैसे एलपीजी और सीएनजी, इसमें फटाफट आग लग जाती है। ठीक, टाइप ऑफ कंबक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। 3 तरीके का होता है, एक रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, एक एक्सप्लोसिव होता है। रैपिड वाला कौन सा होता है? व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ रैपिड रेट, यानी कोई भी आपने कंबस्टिबल सब्सटेंस लिया, एक बार आपने उसमें आग लगाई और वो फटाफट जल जाए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक तो कागज भी हो सकता है और एलपीजी इन्होंने दिया है। एक बार आग लगाने की देर है, फिर उसमें आग फटाफट लग जाएगी, और इसमें वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत कम समय में फटाफट आग लगती है और फटाफट काम होता है, तो ये रैपिड कहलाता है। दूसरा स्पॉन्टेनियस, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप ही जल जाए, हमने उसे हीट दिया ही नहीं, बिना हीट दिए अपने आप ही जल जाए। तुम कहोगे ऐसा कैसे होगा? जैसे सोडियम होता है और फास्फोरस होता है, उसे आप ऐसी रूम टेम्परेचर पे रखो निकाल के, उसमें आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी? बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे ज्यादा ही होता है, तो जैसे ही आप उसे एटमॉस्फेयर में रखते हो उसमें तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, और फॉरेस्ट फायर भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में कंबस्टिबल रिएक्शन दैट अकर्स सडनली, ठीक है, कंबक्शन रिएक्शन जो एकदम हो जाए, तुरंत हो जाए, कंबक्शन रिएक्शन दैट अकर्स सडनली विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सप्लोसिव वाले में साउंड भी प्रोड्यूस होगा। जैसे आपके फायर क्रैकर्स, बॉम्ब वगैरह आप दिवाली पे जलाते हो, तो वो सारे के सारे हमारे एक्सप्लोसिव कंबक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है, ये हमने आग लगा ली, ठीक है, कंबक्शन कर लिया,
अब उस कंबक्शन को या कहीं पर कोई चीज जल रही है तो हम उसे बुझाएंगे कैसे, दैट इज एक्सटिंग्विशिंग अ फायर। एक्सटिंग्विशिंग मीन्स बुझाना, आग को बुझाना। कह रहे हैं कई तरीके हैं उसको आग को बुझाने के। पहला है रिमूव कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो जल रहा है उसको वहां से हटा दो, ठीक है। लेकिन इफ अगर सपोज करो कि अगर आपकी कोई एक पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जल रही है, ठीक है, तो उसको हम नहीं हटा सकते, ठीक, पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं उठा के ले जा पाएंगे, तो दैट इज एक्सेप्शन। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं अगर कोई छोटा मोटा कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो, तो आप उसे जिस जगह पर आग लगी हुई है उस जगह से कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटा दो। दूसरा, कूलिंग द सब्सटेंस टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो भी वहां पर कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो कि जल रहा है वो जलेगा तभी जब उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर दोगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर दोगे, तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी, ठीक है। तीसरा है कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर। कल पढ़ा था कि कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने शायद बचपन में भी किया होगा, या याद होगा आपको कि जैसे आपको कहा एक मेज है, इस मेज के ऊपर आपने एक कैंडल जला दिया, ठीक है, ये कैंडल जल रही है। अब इस एक और कैंडल लिया, इसके ऊपर भी ये भी जल रही थी, लेकिन इसके ऊपर हमने एक कांच का जार रख दिया उल्टा करके, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ी देर में जिस पर आपने जार रखा है ये बुझ जाएगा और जो ये वाला कैंडल होगा ये जलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने कांच का जार रख दिया तो वहां पर एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो जैसे ही एयर की सप्लाई कट ऑफ होगी मीन्स ऑक्सीजन कम हो गया वहां पर। ऑक्सीजन जैसे ही कम होगा तो कंबक्शन अपने आप ही बंद हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के बिना कंबक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक। नेक्स्ट है, अब आपके कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जो आग को बुझाने के काम आते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको आप आग बुझाने के काम पर लेके आते हो। एक टाइप है इसमें सोडा एसिड। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये एक टाइप है। ये सबसे सिंपल तरीके का वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें एसिड जो है वो रिएक्ट करता है किससे, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं मेटल के, और उनसे रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सिंपल सा क्या बोला मैंने आपको, मेटल के कार्बोनेट होंगे या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट होंगे, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल बताऊंगी, ठीक। मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट होंगे और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दोनों के दोनों, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। साथ में कुछ और भी मिलेगा, बट हमें मेन जिससे हमें काम है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये बिल्कुल ऑक्सीजन के अपोजिट होती है। जैसे ऑक्सीजन होता है वो आग को बढ़ाने में काम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसको बुझाने का काम करती है। तो क्या होगा, जब आप ये एसिड को इस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल से मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड से आग जो है वो आपकी बुझ जाएगी, ठीक है। ये जो एक्सटिंग्विशर होता है, हर एक एक्सटिंग्विशर में 3 पार्ट होते ही होते हैं, दैट इज कंटेनर, बॉटल और नॉब। ये मैंने फिगर बना रखा है, ठीक। इस फिगर में दिस वन इज कंटेनर, ठीक है, दिस वन इज बॉटल, एंड ये ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉब, ठीक। ये जो सिलेंडर होता है इसके अंदर हम एसिड रखते हैं, और ये वाली जो जगह है कंटेनर की, इसमें हम जो मैंने यहाँ बताया था मेटल के बाइकार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट, वो हम इस जगह पर रखते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट रखा हुआ है। क्या होगा, जब आप इस नॉब को हिलाओगे, तोड़ो मतलब खोलोगे, तो क्या होगा, ये जो बॉटल है ये टूट जाएगी, ठीक है। बॉटल टूटेगी तो बॉटल में जितना भी एसिड है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, प्लस H2SO4 जो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड था वो लिया। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये 3 चीजें मिलेंगी, जिसमें से हमारे काम की कौन सी है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज हमें अभी आग को बुझाना है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कोई भी चीज आती है ड्रॉ करने को, बना के दिखाओ, तो आपको ये रिएक्शन भी लिखना होगा, ठीक है। आज बताऊंगी फ्लेम। फ्लेम किसे कहते हैं,
A flame is a region where combustion of a fuel takes place to produce heat and light. ठीक, सपोज करो कोई आपकी कैंडल है, ठीक है, ये उसका विक है, ठीक। जब ऐसा एरिया जहां पर इन्होंने कहा फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबक्शन ऑफ अ फ्यूल, फ्यूल है हमारा ये वैक्स, और जिस जगह पर ये जलने लगे, ठीक है, और क्या दे हमें, हीट और लाइट दे, उस पूरे पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, फ्लेम का नाम देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वो सब्सटेंस दैट वेपराइज, ओनली सब्सटेंस दैट वेपराइज बर्न विद अ फ्लेम, केवल वो सब्सटेंस जो वेपराइज हो सकते हैं, वेपराइज का मतलब भाप बन के उड़ सकते हैं, केवल वो ही फ्लेम देंगे, अदरवाइज विदाउट फ्लेम के जलेंगे वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन, जब आप किसी भी एक डब्बे में कैरोसिन लेते हैं, उस कैरोसिन में अगर आप एक बत्ती लगाते हैं तो जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन ऑयल होता है, वो जलने से पहले वेपराइज होने लगता है, ठीक है, वो वेपराइज होने लगता है। अगर वो वेपराइज नहीं होगा तो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है चारकोल, चारकोल का मतलब होता है कोयला, जिसे आप कोल कहते हो, ठीक है ना। वो कोयला जो है जब आप उसे जलाते हो तो वो भाप नहीं बनता, तो क्योंकि वो भाप में कन्वर्ट नहीं होता, तो जब आप कोयले को जलाते हो तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है, केवल वो क्या करता है, ग्लो करता है, केवल वो धीरे धीरे पहले, और वो ऑरेंज कलर का होगा, पहले रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर और येलो टाइप का हो जाएगा, इस तरीके से धीरे धीरे उसके कलर चेंज होंगे, लेकिन इसमें फ्लेम नहीं आएगी। फ्लेम किस जगह बनती है, केवल ऐसा फ्यूल जो वेपराइज हो सके, बिना गर्म किए ही, बिना हीट वीट दिए, वो अगर वेपराइज हो सकता होगा तो आपका क्या करेगा, वो फ्लेम देगा, अदरवाइज वो फ्लेम नहीं देगा। नेक्स्ट देखो, when sufficient ऑक्सीजन इज देयर, जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, फ्लेम जला रहे हैं, जलाने पर अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो उसमें पूरा का पूरा कंबक्शन होता है, और जब पूरा कंबक्शन होता है तो वो ब्लू कलर की फ्लेम्स के साथ जलता है, ठीक। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, तो जो भी आपकी फ्लेम होगी उसका कलर येलो कलर का होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि उसमें अनबर्न्ड कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि इन कार्बन को कंबाइंड होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, इन कार्बन एटम्स को कंबाइंड होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली, और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाई, तो ये अनबर्न्ड कार्बन एटम्स रह जाएंगे और ये ग्लो करते हैं, इसलिए यहाँ पर येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है, जबकि जो सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है उसमें ब्लू कलर की ऑक्सीजन फ्लेम दिखाई देती है, फ्लेम का कलर ब्लू कलर का होता है जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, और इनसफिशिएंट में येलो कलर होगा, ठीक है। कंप्लीट कंबक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपका फ्यूल था वो पूरी तरह से जल गया है। अगर हमारा कंप्लीट कंबक्शन होता है तो हमेशा हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिलता है, और जब इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है तो हमें कार्बन के एटम्स मिलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है। कार्बन, जो कैंडल की फ्लेम होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है वैक्स दैट सर्व एज अ फ्यूल, जो कि ये नीचे है, ठीक है, ये फ्यूल की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा पार्ट होता है विक, ये जो इसकी डंडी होती है, जो हम इसमें धागा डालते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं विक। ये बना होता है मेड ऑफ अ मटेरियल दैट कैन एब्जॉर्ब लिक्विड्स, जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो इसके केवल दो पार्ट होते हैं, बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है, ये जो कैंडल की फ्लेम होती है, या कोई भी अगर फ्लेम है, तो उस फ्लेम के जोन्स होते हैं अलग अलग। कौन कौन से जोन्स होते हैं वो देखते हैं। इसके 3 जोन होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बना के आपको बताती हूँ कि अगर हमारा फ्लेम है, ये एक जोन, ये दूसरा जोन, और इसके ऊपर ये तीसरा जोन, इस तरीके से 3 जोन होते हैं हमारे पास। जो सबसे पहला जोन होता है ये वाला इनर मोस्ट जोन, इसके बाहर वाला मिडिल, और उसके बाहर वाला आउटर जोन कहलाता है। जो इनर मोस्ट जोन होता है वहां पर नॉट मच एयर इज अवेलेबल, यहाँ पर एयर अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही कम एयर अवेलेबल होती है यहाँ पर, ठीक है। जब एयर कम है तो यहाँ पर कंबक्शन नहीं होगा, नो कंबक्शन टेक प्लेस। जब कंबक्शन नहीं होगा, जब कोई चीज जली नहीं रही, तो वो जो रीजन है वो गर्म भी नहीं होगा, तो लीस्ट हॉट रीजन होता है। और क्योंकि यहाँ पर कोई चीज जल नहीं रही है, इसलिए वो डार्क कलर का भी होगा, ठीक है।
काला काला दिखाई देगा। और जब वो चीज जल ही नहीं रही तो उसमें कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है रिएक्शन के बाद जो चीज प्रोड्यूस होती है उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो, सबसे पहले यहाँ पर एयर कम थी, एयर कम होने की वजह से कंबक्शन नहीं हुआ, कंबक्शन नहीं हुआ तो रीजन जो है वो गर्म नहीं हुआ, और गर्म भी नहीं हुआ क्योंकि उसमें लाइट भी देता है कंबक्शन में। अब जब वह कंबक्शन ही नहीं हुआ तो वहां लाइट भी नहीं है, लाइट नहीं है तो वो डार्क हो गया रीजन, और वहां पर कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं मिला। इसके बाद दूसरी वाली वो आती है जोन, दैट इज मिडिल। मिडिल में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। नॉट इनफ एयर इज अवेलेबल, ए लिखा है, दैट इज अवेलेबल। ठीक है, यानी यहाँ पर एयर होती तो है लेकिन जितनी अच्छे से कंबक्शन के लिए चाहिए, पूरी तरह से कंबक्शन करने के लिए चाहिए, उतनी एयर नहीं होती है, थोड़ी एयर होती है। ठीक, तो यहाँ पर जब थोड़ी एयर है तो पार्शियल कंबक्शन होगा। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। ठीक है, यहाँ कंप्लीट कंबक्शन होगा बट यहाँ पर पार्शियल होगा। ठीक, फिर मॉडरेट हॉट होगा। मॉडरेट हॉट का मतलब ठीक ठीक गर्म होगा, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। जैसे यहाँ पर था, गर्म था ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। नेक्स्ट है ल्यूमिनेस जोन। यहाँ पर अंधेरा था, यहाँ थोड़ी रोशनी होगी और ल्यूमिनेस होगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था और यहाँ पर हमें बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन क्योंकि इनकम्प्लीट कंबक्शन है तो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं अनबर्न्ड वो रह जाएंगे, और वो रहेंगे साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगी, जिसकी वजह से इस वाली जोन का जो कलर है वो येलो कलर का होगा। ठीक है, एक अंतर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ येलो कलर लिख सकते हैं, इसी में यहाँ लिखा था ना हमने डार्क जोन, डार्क जोन में या ल्यूमिनस जोन की जगह आप येलो कलर और यहाँ ब्लू कलर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला है आउटर मोस्ट जोन। वहां पर बहुत ज्यादा एयर रहती है, पूरा एटमॉस्फेयर है, वहां से एयर उसको खूब ज्यादा मिल रही है। जब एयर ज्यादा मिल रही है तो पूरी तरह से कंबक्शन हो रहा है, कंप्लीट कंबक्शन टेक प्लेस हो रहा है, और क्योंकि कंबक्शन हो रहा है इसलिए वो बहुत ज्यादा गर्म है और वहां बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा गर्म भी है और बहुत ज्यादा लाइट भी है। और लास्ट पार्ट इज कि जब उसका पूरा का पूरा कंबक्शन हो गया फ्यूल का तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर हमें मिलेगा। आज बताऊंगी कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू किसे कहते हैं? अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सपोज करो आपके पास कोई एक फ्यूल है, उस फ्यूल का आपके पास 1 kg है। कितना है वो फ्यूल आपके पास? 1 kg है। सपोज करो आपके पास कोयला है, ठीक है, कोयला मीन्स कोल है आपके पास, ठीक, वो 1 kg आपके पास, उसको आपने सफिशिएंट ऑक्सीजन दी, वो पूरा का पूरा बर्न हो गया। ठीक है, वो बर्न होने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उस पूरी टोटल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं कोल की जगह पे सपोज वुड ले लूं तो वुड का भी लिया मैंने 1 kg, ठीक, 1 kg लिया, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन में जलाया, वो पूरा जला और जलने में जितनी एनर्जी हमें मिली वो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाती है। क्योंकि हर एक से अलग अलग वैल्यू मिलेगी, अलग अलग एनर्जी मिलेगी। सपोज आप कोयला जला रहे हो तो कुछ और एनर्जी मिलेगी, आप वुड जलाओगे तो कुछ और एनर्जी मिलेगी, आप केरोसिन ऑयल जलाओगे तो अलग एनर्जी मिलेगी। तो दैट मीन्स सबकी कैलोरिफिक वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक, कैलोरिफिक वैल्यू क्यों अलग होती है? बिकॉज जला हम सबका 1 kg ही रहे हैं, लेकिन उससे अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग है, इसलिए सबकी कैलोरिफिक वैल्यू अलग अलग होती है। सेकेंड पॉइंट इज हायर द कैलोरिफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल। जितनी ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? बिकॉज अभी मैंने बताया जो भी आप फ्यूल लोगे उसका 1 kg ही लेना है। अगर 1 kg आपने कोल लिया और सपोज यहाँ पर 1 kg आपने वुड लिया, ठीक है, इसको जलाया, सपोज करो आपको 50 जूल एनर्जी मिली और यहाँ पर आपको 35 जूल एनर्जी मिली, तो ऑब्वियसली ये वाला कोल इज बेटर फ्यूल हो गया। तो यानी जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है और जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू कम है वो कम अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट, यानी जो कैलोरिफिक वैल्यू है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है जूल पर केजी। कैसे निकाला मैंने? अभी बोला 1 kg को जलाने में जितनी एनर्जी मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं? कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी होती है उसे जूल में नापा जाता है, उसकी यूनिट जूल होती है।
उसको हम किलो जूल में भी नाप सकते हैं। अगर सपोज कोई ऐसा फ्यूल है जिसको जलाने पे किलो जूल्स में एनर्जी मिल रही है, तो हम इसकी यूनिट को किलो जूल पर किलोग्राम भी कह सकते हैं। नीचे 1 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर लें, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, LPG also has high calorific value and produce no smoke. That's why it is used for domestic fuel. LPG जो होती है, जो हम अपना गैस जिससे जलाते हैं, वो कह रहे हैं वो वाली जो गैस होती है उसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी खासियत क्या होती है कि उसमें से धुआं नहीं होता। जब वो जलता है तो धुआं नहीं देता है। कोयला जलाओगे तो आपको धुआं मिलेगा, लकड़ी जलाओगे तो आपको धुआं मिलेगा, बट आप LPG गैस जलाओगे तो आपको धुआं नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इसको हम घर के अंदर यूज करते हैं, बिकॉज अगर घर के अंदर हम ऐसी चीज यूज करेंगे जिसमें धुआं होगा तो सफोकेशन हो सकता है, क्योंकि आजकल के घर छोटे छोटे हैं, बड़े घर तो होते नहीं है पुराने के समय के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें घर में यूज करते हैं। जो पेट्रोल और डीजल है इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन इनसे स्मोक बहुत निकलता है, धुआं बहुत निकलता है, इसलिए हम इन्हें ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, जो कि सड़क पर चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, यानी कोई एक बहुत बढ़िया फ्यूल हो, अच्छा फ्यूल हो, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन कौन सी खास बातें होनी चाहिए। पहला, इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा लो होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर क्यों लो कह रहे हैं कि अगर आपने उसे हीट दिया, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो बहुत देर में जाके जलेगा। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी आप दे रहे हो वो वेस्ट चली जाएगी। लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो फटाफट जल जाएगा। दूसरा, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर 1 किलोग्राम जलाया और आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो दैट्स वाई उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मॉडरेट रेट ऑफ कंबक्शन होना चाहिए, मतलब जलने की जो इसकी स्पीड है, जो भी फ्यूल है वो जो जल रहा है वो खत्म जो हो रहा है उसकी स्पीड कैसे होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक होनी चाहिए, ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमा हो। ऐसा कोई फ्यूल ना हो कि आपने जलाया और सपोज उसने आपने एक फ्यूल जलाया और वो 8, 10, 20 घंटे में जाके खत्म हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आपने फ्यूल लिया और वो मुश्किल से 15 मिनट के अंदर खत्म हो गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कंबक्शन रेट कैसा होना चाहिए, उसका ठीक ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ टू स्टोर, अगर आपने उसे कहीं पर स्टोर करके रखा है तो वो बहुत सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने स्टोर करके रखा और उसमें एकदम से आग लग गई, ठीक, तो वो अनसेफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इजी टू हैंडल। इजी टू हैंडल का मतलब होता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं लेके जाना है, उठा के लेके जाना है, तो आप आसानी से ले जा सको। ठीक, जैसे सीएनजी है, सीएनजी को 1 किलो को इधर से उठा के उधर ले जा सकते हो? नहीं, आपको जब तक पाइपलाइन नहीं मिलेगी आप उसे नहीं लेके जा सकते। बट जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक, पेट्रोल आपने डब्बे में पड़ता है, 1 लीटर इधर से उधर कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। ठीक, इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके वो फ्यूल। नॉट कॉज पोल्यूशन, मीन्स बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना करे, बट ऐसा कोई है नहीं कि जो बिल्कुल ही पॉल्यूशन ना करे, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन सभी करते हैं। नो रेजिड्यू लेफ्ट, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। जैसे आप देखो कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो तो राख बच जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं जब ऐसा फ्यूल होना चाहिए, ऐसा फ्यूल बेस्ट फ्यूल होगा या गुड फ्यूल होगा जिसमें रेजिड्यू ना बचे। जैसे आप सीएनजी गैस है उसको जलाते हो तो बाद में कुछ भी नहीं बचता, एलपीजी है बाद में कुछ नहीं बचता। ठीक, चीप एंड इजीली अवेलेबल, थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल भी हो जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड फ्यूल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्यूल्स, हम उनके स्टेट के बेसिस पर मतलब फ्यूल के स्टेट के बेसिस पर हम डिवाइड कर देते हैं 3 तरीके के फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वाला जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, कैटल डंग केक्स हो गए, जैसे गोबर के उपले जिन्हें आप कहते हो, ठीक है, वो सब सॉलिड में हो गए, और भी होते हैं कई। लिक्विड में एलपीजी, पेट्रोलियम, डीजल और भी बहुत सारे हैं। गैस में ऐसी नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस। ठीक है, अगर आप आगे साइंस पढ़ोगे, आप वैसे तो पढ़ोगे 10th तक तो कंपलसरी है, तो 10th वाली क्लास में आपके वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस सब आएगा, वहां समझ में आएगा कि ये गैस कौन कौन सी होती है। ठीक, आज बताऊंगी इम्पैक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स ऑन द एनवायरमेंट। मीन्स जो आप फ्यूल जलाते हो
उस फ्यूल जलाने से एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है। पहला है बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स रिलीजेस एश एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ अनबर्न्ड कार्बन कॉल्ड एसपीएम। जो हम फ्यूल जलाते हैं उस फ्यूल के अंदर कार्बन के कंटेंट होते हैं, जब वो जलते हैं तो उनसे ऐश निकलता है और कुछ फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। उन दोनों से ही ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, यानी ऐसे कार्बन के पार्टिकल जो पूरी तरीके से जले नहीं है। ठीक है, ये दोनों मिलाकर इन दोनों को हम एसपीएम बोलते हैं। एसपीएम इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम किसी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कौन सी चीज रिलीज होती है, तो दैट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछी जाती है। और ये जो आपकी ऐश है और ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं, ये दोनों के दोनों ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक, नेक्स्ट है एड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अगर पूरा कंबक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, सन की हीट को ट्रैप कर लेती है, पकड़ के रख लेती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, नेक्स्ट है पोलर आइस कैप्स मेल्ट। इतनी गर्मी अगर बढ़ती जाएगी तो जो आपके माउंटेन्स के ऊपर पोलर कैप्स हैं वो सारी की सारी पिघल जाएंगी। अगर वो पिघल गई तो सारा का सारा पानी कहाँ आ जाएगा, बहकर समुद्र में आ जाएगा, और समुद्र के पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर समुद्र के पानी का लेवल इंक्रीज हो गया तो इन द सेंस मतलब बाढ़ आ जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि समुद्र का लेवल तो फिक्स होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते आप, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट व्हिच इज पॉइजनस। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो ये हेमोग्लोबिन के साथ हमारे मिल जाती है, और कभी कभी इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि डेथ तक हो सकती है इंसान की, तो ये पॉइजनस होती है। नेक्स्ट है व्हेन कोल इज बर्न। जब कोल को हम जलाते हैं तो बच्चों कोल के अंदर कुछ पार्टिकल कुछ पार्ट हमारा सल्फर का भी होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब बारिश होती है तो उस बारिश के साथ रिएक्ट कर जाती है, उसमें घुल जाती है। जब वो घुल जाएगी तो उससे क्या बनेगा, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनेगा। और साथ ही में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है किस किस के लिए हार्मफुल होगा, क्रॉप्स के लिए, सॉइल्स के लिए और बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, उनको कोरोड कर देगा, उनको खोखला कर देगा। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन ऑफ फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ इंजन ऑफ व्हीकल्स आर पॉइजनस। जब हमारे गाड़ी के जो इंजन होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मींस बहुत ज्यादा अगर आप उन्हें रन करो तो उनमें से पॉल्यूशन वाली जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा निकलने लगती हैं, और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट है सेम इसी रीजन से, जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, साथ ही में लेड कंपोनेंट भी रिलीज होते हैं, और लेड कंपोनेंट भी हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ऑयल टैंकर्स विच लीड डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जब समुद्र के थ्रू आप किसी एक लिक्विड फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, या फिर आप किसी व्हीकल को, या मतलब जो भी आपका समुद्र के थ्रू जाने का जरिया है, उसको अगर आप किसी फ्यूल के द्वारा चला रहे हो तो फ्यूल उसमें किसी टैंक के अंदर पड़ा होगा। सपोज करो वो टैंक अगर जरा सा भी लीक करे, ठीक, तो क्या होगा, जो आपका फ्यूल है वो पानी के अंदर मिलेगा। पानी के अंदर मिलेगा तो जितने पानी के जानवर होंगे उन सबको वो नुकसान करेगा। ठीक, नेक्स्ट है डेंजरस रेडिएशन पोल्यूशन कैन बी कॉज बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट। बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर एनर्जीज बनाई जाती हैं, रिसर्च में काम आती हैं। कई लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, बट जो न्यूक्लियर पावर होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट कहलाते हैं जिनमें से अपने आप से रेडिएशंस निकलते हैं। मतलब आपने यूं रख दिया उस एलिमेंट को और उसमें से अपने आप से रेडिएशंस निकलेगी, और वो रेडिएशन इंसान के लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है।
ठीक है। तो जहां ये पावर स्टेशन बनाया जाता है उस पावर स्टेशन के चारों तरफ बहुत मोटी लेयर बनाई जाती है दीवार की, ठीक है, और डबल लेयर बनाई जाती है। पहले एक लेयर बनेगी, उसके आगे फिर एक और लेयर बनेगी, जिससे कि जो उसके आसपास के एरिया में लोग रह रहे हैं उनको वो नुकसान ना दे, ठीक है। लेकिन उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं किसके, अगर हम फ्यूल जलाएंगे तो।